और उन्होंने जोर से वायरलेस पे चिल्ला के कहा कि अगर वो तुरंत पानी में नहीं कूदे तो उनके तीनों बंदों की जान चली जाएगी। इस सबमरीन का मिशन ये था कि इसको इन दोनों वॉरशिप से बच के रहना था और छुप छुप के इन पे अटैक करना। तो जो डाइवर्स इनको बचाने के लिए पानी में खुद उतरे थे उनको भी समुद्र की लहरों ने सबमरीन से बहुत दूर कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि वो डाइवर्स भी नहीं बचेंगे। नेवी की हर शिप का, एयरक्राफ्ट का, सबमरीन का एक कैप्टन होता है। ये उस सबमरीन का सबसे बड़ा अफसर होता है और उसी का ऑर्डर फाइनल होता है और इसी वजह से पूरी शिप की जिम्मेदारी उस एक अफसर की होती है। ये है कमांडिंग अफसर। इसके जस्ट नीचे होता है एग्जीक्यूटिव अफसर, जिसको एक्सो भी कहते हैं। एक एक्सो का काम होता है शिप की डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करना, उसके क्रू को मैनेज करना और ये इंश्योर करना कि कैप्टन या कमांडिंग अफसर के सारे ऑर्डर्स ढंग से फॉलो हो रहे हैं। साल 2010 में इंडियन नेवी के एक सबमरीन के ऐसे ही एक एग्जीक्यूटिव अफसर ने कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाया कि आज हम उनके नाम के आगे दो शब्द जोड़ चुके हैं, शौर्य चक्र। कहानी है इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस मोगल की। कहानी शुरू होती है इंडियन नेवी के एक सबमरीन से जिसका नाम है आईएनएस शंकुश। ये एक डीजल सबमरीन है जो जर्मनी में बनी थी और भारत ने इसको 1986 में इंडियन नेवी में कमीशन किया और आज भी ये भारत की नेवी में सर्विस में है। इस सबमरीन की लंबाई है लगभग 65 मीटर्स और इसकी रेंज है लगभग 8000 नॉटिकल माइल से लेकर 13000 नॉटिकल माइल्स। मतलब इस रेंज में ये मिशंस कंप्लीट कर सकती है और इसकी मैक्सिमम डाइविंग डेप्थ है 300 मीटर, यानी ये पानी के नीचे 300 मीटर तक जा सकती है। ये इंडियन नेवी की शिशुमार क्लास सबमरीन में से एक है। इसमें कुल मिला के 4 सबमरीन हैं। एक है आईएनएस शिशुमार, फिर आईएनएस शल्की, आईएनएस शंकुल और आईएनएस शंकुश। साल 2010 में मई के महीने में लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस मोगल को आईएनएस शंकुश का एग्जीक्यूटिव अफसर यानी एक्सो बनाया गया था। उसके लगभग 3 महीने के बाद आईएनएस शंकुश को एक नया मिशन मिला और उनका मिशन ये था कि उनको एक नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना था। अभी नेवल एक्सरसाइज क्या होती है? किसी भी देश की मिलिट्री के जो भी सर्विस पर्सनल होते हैं या फिर उनका जो इक्विपमेंट होता है वो अपने बेस्ट शेप में, बेस्ट फॉर्म में तब रहते हैं जब वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे। अब इसका एक तरीका है वॉर में जाना, यानी जब वॉर टाइम होता है तो एक मिलिट्री में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, चाहे वो पर्सनल हो गए, चाहे लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो गया, चाहे इक्विपमेंट हो गया, वो सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वॉर टाइम के दौरान किसी भी देश की जो मिलिट्री है उसके पीछे की मशीनरी अपने मोस्ट एफिशिएंट तरीके से काम करती है। पर यह भी बात ठीक नहीं है कि अगर आपको मिलिट्री को टॉप फॉर्म में रखना है तो आप बार बार वॉर करते रहो। तो इसीलिए नेक्स्ट बेस्ट तरीका होता है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज यानी एक नकली वॉर जैसी रियल कंडीशंस क्रिएट करना ताकि आपके सोल्जर्स को, आपके शिप के क्रूज को उन कंडीशंस की प्रैक्टिस हो और उनको पता चले कि ऐसी रियल सिचुएशन जब आएगी तो उनको कैसे रिएक्ट करना है। ये एक्सरसाइजेस आप अपनी फोर्स के अंदर भी कराते हो, यानी आपकी नेवी की ही सबमरीन और एयरक्राफ्ट और शिप्स आपस में एक्सरसाइज करती हैं। वैसे ही आप इंटर सर्विस एक्सरसाइज भी कराते हो, जैसे नेवी और एयरफोर्स एक्सरसाइज करेंगे, नेवी और आर्मी करेंगे, आर्मी एयरफोर्स करेंगे। और वैसे ही आप इंटरनेशनल एक्सरसाइज भी कराते हो, यानी आपके देश की आर्मी एक्सरसाइज कर रही है किसी दूसरे देश की आर्मी के साथ। जैसे अभी फॉर एग्जांपल 2024 में इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज की थी यूएस एयरफोर्स के साथ। ठीक इसी तरह से 2010 में आईएनएस शंकुश को एक नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने का मिशन मिला। अब इनका मिशन ये था कि इनको अरेबियन सी में एक पॉइंट पे जाना है और वहां इनके पास 2 और वॉरशिप्स आएंगी। एक वॉरशिप इंडिया की है और दूसरी वॉरशिप है फ्रेंच नेवी की। इंडिया की वॉरशिप थी आईएनएस ब्रह्मपुत्र और फ्रेंच वॉरशिप थी एफएनएस डुप्ले। और इन दोनों वॉरशिप्स का मिशन ये था कि उनको इस एरिया में जाके एक सबमरीन को डिटेक्ट करना है और उसके ऊपर अटैक करना है। ये वही सबमरीन थी आईएनएस शंकुश जिसका मिशन ये था कि इनको इन दोनों वॉरशिप से बचना है और इन दोनों वॉरशिप्स के ऊपर अटैक करना है। अब ऑब्वियसली ये जितनी भी शिप्स हैं कोई रियल वेपन्स यूज नहीं कर रही हैं, बस एक नकली वॉर की कंडीशंस की प्रैक्टिस कर रही हैं और इसी को नेवल एक्सरसाइज कहते हैं। तो 29 अगस्त साल 2010 को आईएनएस शंकुश मुंबई से निकली और शिप में थे लेफ्टिनेंट कमांडर मोगल एज एग्जीक्यूटिव अफसर, उनसे सीनियर थे कमांडिंग अफसर मुरली और उसके साथ था 40 लोगों का क्रू। और ये सबमरीन चल पड़ी अब अरेबियन सी में उस पॉइंट पे जहां पे उनको बाकी दोनों वॉरशिप्स मिलने वाली थी। तो मुंबई हार्बर से निकल के लगभग 200 किलोमीटर सेल करने के बाद ये अरेबियन सी में अपने टारगेट एरिया में पहुंच गए और सुबह होके दोनों वॉरशिप्स का इंतजार करने लगे। पर जैसे ही 30 अगस्त की सुबह हुई, इस सबमरीन में एक प्रॉब्लम हो गई। इस सबमरीन में कुछ इलेक्ट्रिक बैटरीज लगी हुई थी और जब ये बैटरीज चलती हैं तो उनसे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। वो बाय प्रोडक्ट शिप के क्रू के लिए हार्मफुल होते हैं, इसीलिए उस वेस्ट को, उस बाय प्रोडक्ट को सबमरीन से बाहर एग्जॉस्ट वाल्व्स के थ्रू निकाल दिया जाता है। 30 अगस्त की सुबह आईएनएस शंकुश के एग्जॉस्ट वाल्व में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये सबमरीन के बाहर नहीं निकल रहे थे। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता तो इस सबमरीन के अंदर जितना क्रू था उसकी जान को खतरा था। तो इसके बारे में जब कमांडिंग ऑफिसर मुरली को बताया गया तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया कि इस सबमरीन को अब सरफेस किया जाए। इस सबमरीन सरफेस पे आई
तब इन लोगों ने देखा कि यहाँ पे पानी बहुत रफ है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसकी वजह से सबमरीन बहुत ज़्यादा हिल रही है। और फिर शिप के सीईओ और एक्सो ने मिलकर डिस्कशन शुरू किया कि हम ये रिपेयर करें कैसे, क्योंकि इस रिपेयर को करने के लिए हमको सबमरीन के बाहर जाना पड़ेगा। तो एक तरीका है कि हम इसको मुंबई वापस लेके जाएं, पर अगर मुंबई लेके जाते हैं तो हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और ये वॉरशिप्स अभी आने ही वाली हैं। दूसरा तरीका ये था कि उसी पॉइंट पे सबमरीन को वहीं पे रख के रिपेयर करने की कोशिश की जाए। तो इन दोनों ऑफिसर्स ने मिलकर फिर इंजीनियरिंग ऑफिसर को बुलाया और इन तीनों बंदों ने मिलकर राय की और ये डिसाइड हुआ कि इधर ही रह के सबमरीन को बाहर से रिपेयर किया जाएगा। तो अब इस इंजीनियरिंग अफसर ने अपने साथ 3 और सेलर्स को बुलाया और ये चारों बंदे अब कॉनिंग टावर से नीचे उतरे और इन चारों ने सेफ्टी लाइंस बांधी हुई थी। जब भी आप एट सी रह के अपने वेसल को बाहर से रिपेयर करते हो, आपको पानी का कांटेक्ट होता है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपनी सेफ्टी हार्नेस पहननी है, वो लाइन पहननी है जिसकी वजह से आप शिप से बंधे रहते हो। तो ये चारों ने ये लाइन पहनी हुई थी, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि जिस पार्ट में सबमरीन के डैमेज हुआ था, वहां उस पार्ट में घुसने के लिए आपको लाइन से अपने आप को अलग करना था। इन लोगों ने डिसाइड किया था कि इस पूरे रिपेयर के काम में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो जब ये 4 बंदे वहां उतरे थे और रिपेयर का काम कर रहे थे, 15 मिनट के बाद इन्होंने यहाँ से निकलना शुरू किया और फिर अचानक से एक बहुत ऊंची लहर आई और ये चारों बंदे अब उड़ के पानी में गिर गए। ये चीज होते हुए लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस देख रहे थे, क्योंकि वो शिप के कॉनिंग टावर के पास थे और उन्होंने देखा कि ये जो 4 बंदे रिपेयर कर रहे हैं उसमें से 3 पानी में नजर आ रहे हैं और एक बंदा दिख नहीं रहा। ये देखते ही तुरंत एक्सो ने अपने वायरलेस पे अपने सीईओ को इन्फॉर्म किया कि ये चारों बंदे पानी में गिर गए हैं और इसको हमको तुरंत इनको रेस्क्यू करना पड़ेगा, नहीं तो समुंदर इतना रफ है कि ये बंदे बहुत दूर निकल जाएंगे। सीईओ ने एक्सो से कहा कि हम रेस्क्यू डाइवर्स बुलाते हैं और तब तक हमको वेट करना होगा, पर तब एक्सो ने कहा कि अगर हमने वेट किया तो ये बंदे बहुत दूर निकल जाएंगे और इसीलिए मैं खुद पानी में जाने वाला हूं। और इस तरह से एक्सो लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस पानी में उतरने की तैयारी करने लगे। जब वो इस सबमरीन के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि जो 3 बंदे पानी में थे, जो चौथा नहीं दिख रहा था, वो एक्चुअली सबमरीन पे ही उलझा हुआ था। उसके पैर में बहुत बड़ा कट लग गया था और ये देख के एक्सो समझ गए कि ये बंदा खुद से अपने आप को सबमरीन पे नहीं ला पाएगा। तो उस बंदे को पकड़ के उसको उठा के सपोर्ट करते हुए, जो चल भी नहीं पा रहा था, ये खुद अपने साथ कॉनिंग टावर पे लेके गए और वहां से इस बंदे को ऊपर खींच लिया गया। और जब सबमरीन के अंदर डॉक्टर ने इस बंदे को एग्जामिन किया तो उन्होंने कहा कि इसको बहुत ब्लीडिंग हुई है, इसको हमको तुरंत यहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अभी भी 3 बंदे पानी में थे और अब लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस खुद पानी में कूद गए इनको बचाने के लिए। इतनी देर में जो सबमरीन के रेस्क्यू डाइवर्स थे वो भी बाहर आ चुके थे और वो भी अब एक्सो के पीछे पानी में कूद गए। जब इस सबमरीन में डैमेज हुआ था तो उसको रिपेयर करने के लिए सीईओ ने सबमरीन के इंजन्स को ऑफ करवा दिया था, पर अब इस सबमरीन के 6 बंदे पानी में थे और वो धीरे धीरे करके सबमरीन से दूर जा रहे थे। तो कमांडर मुरली ने ऑर्डर दिया कि सबमरीन के इंजन्स को बिल्कुल स्लोली ऑन किया जाए और धीरे धीरे वो सबमरीन को उन 6 बंदों के पास लेके जाने लगे। जब ये सबमरीन धीरे धीरे एक्सो के पास पहुंची तो पानी से एक्सो ने इशारा किया कि पहले उन तीनों को रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि वो बहुत पहले से पानी में है और बहुत दूर जा रहे हैं और अगर हमने और देर की तो वो लोग कहीं डूब जाएंगे। तो इसी वजह से फिर ये सबमरीन एक्सो के पास से गुजर के आगे निकल के उन तीनों के पास पहुंची और वहां पहुंच के सबमरीन ने एक एक करके इन तीनों बंदों को सबमरीन पे खींच लिया। अब कुल मिला के पानी में 3 बंदे थे, एक थे एक्सो और बाकी 2 रेस्क्यू डाइवर्स। और अब समुंदर और रफ हो गया था, बारिश होने लगी थी और तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से तीनों बंदे बहुत तेजी से सबमरीन से दूर जा रहे थे। फिर भी किसी तरह से धीरे धीरे जब ये सबमरीन इन तीनों बंदों के पास पहुंची तो फिर से एक्सो ने कहा कि पहले इन दोनों रेस्क्यू डाइवर्स को रेस्क्यू करो, उसके बाद मैं जाऊंगा। ये डाइवर्स भी ये कह रहे थे कि सर पहले आप जाओ, क्योंकि सबमरीन के पास आप हो, आपके पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे। पर एक्सो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जब उनके पास वो रेस्क्यू लाइन फेंकी गई सबमरीन से, तो उस रेस्क्यू लाइन को लेके ये तैरते हुए इन दोनों रेस्क्यू डाइवर्स के पास गए और इनको कहा कि जल्दी से जल्दी मेरे ऊपर चढ़ के भी अगर तुमको जाना पड़े तो तुरंत इस सबमरीन पे पहुंचो, क्योंकि समुद्र बहुत रफ हो रहा है, हम किसी भी वक्त पानी के नीचे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों रेस्क्यू डाइवर्स अपने एक्सो के शरीर की मदद लेते हुए, उनके कंधों पर चढ़ते हुए रेस्क्यू लाइन पकड़ के सबमरीन के ऊपर पहुंच गए। और अब कुल मिला के सिर्फ एक आदमी यानी एक्सो पानी में था और जब रेस्क्यू लाइन को पकड़ के वो भी सबमरीन के ऊपर चढ़ने लगे और पानी से बिल्कुल निकलने ही वाले थे, तब एक और जोर से लहर आई और उसने सबमरीन को बहुत तेजी से रोल किया। अब क्योंकि एक्सो ऑलमोस्ट पानी से बाहर आ चुके थे और सबमरीन के बहुत पास थे, तो जब ये सबमरीन रोल हुई तो उनके सर पे टकराई और इस टकराने की वजह से एक्सो पानी में गिर गए और पानी में गिरने के बाद उन्होंने मूवमेंट करना बंद कर दिया। जब ये चीज सबमरीन के ऊपर से लोगों ने देखी तो उनको लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अब ये तैर नहीं रहे हैं पर अभी भी पानी के ऊपर हैं। यहाँ पे ये बात बताना बहुत जरूरी है कि किसी तालाब में या किसी नदी में तैरना और समुंदर में तैरना
बहुत डिफरेंस होता है। समुंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और अगर उसमें भी इतना बड़ा तूफान आ रहा हो, बारिश हो रही हो, चीज़ें हाथ से फिसल रही हो और हवा चल रही हो, तो और भी अपने आप को सरफेस के ऊपर रखना मुश्किल हो जाता है। तो जब सबमरीन के क्रू ने देखा कि उनके एक्सो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, तो समझ गए कि वो बेहोश हो चुके हैं। और अब क्योंकि वो बेहोश हैं, तो वो अपनी तरफ से बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा पाएंगे सबमरीन के ऊपर आने के लिए। इसी वजह से वापस सबमरीन से 3 लोगों ने वॉलंटियर किया कि वो पानी में कूदेंगे और एक्सो को शिप के ऊपर लेके आएंगे। सीईओ ने इस बात की परमिशन तो दे दी, पर वो जान चुके थे कि अब सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुकी है, एक्सो पानी में मूव भी नहीं कर रहे हैं, तो अब हमको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है। फिर उन्होंने मुंबई में हेडक्वार्टर में फोन किया और बताया कि यहाँ पे क्या हुआ है और हमको यहाँ पे रेस्क्यू की जरूरत है। और फिर कुछ मिनटों के बाद इंडियन नेवी का चेतक हेलीकॉप्टर इस एरिया में आ गया। इस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ने 2 लोगों को नीचे उतारा और ये बिल्कुल वहीं पे उतरे जहां पे एक्सो थे, और इनको पूरी तरह से बांध के इन्होंने स्ट्रेचर पे डाला और फिर स्ट्रेचर को उन्होंने वापस हेलीकॉप्टर पे खींच लिया। और जो बाकी 3 लोग थे जिन्होंने वॉलंटियर किया था, सबमरीन से वो कूदे थे एक्सो को बचाने के लिए, उनको भी सबमरीन ने कलेक्ट कर लिया। इसके साथ ही इस सबमरीन के सीईओ को ऑर्डर मिल गया कि उनको तुरंत मुंबई लौटना होगा। पर उसके साथ ही एक दूसरी इंडियन नेवी की सबमरीन को इसी एरिया में भेजा गया क्योंकि ये एक्सरसाइज होनी थी। इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस कभी भी रुकती नहीं है। यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो गया था, पर फिर भी जब सबमरीन यहाँ से निकली तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक दूसरी सबमरीन आ गई थी ताकि ये नेवल एक्सरसाइज कंटिन्यू होती रहे। दूसरी तरफ जब लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस मोगल नेवी के हॉस्पिटल में पहुंचे मुंबई में, तो वहां पे देखा गया कि इनको बहुत ब्लीडिंग हुई है सबमरीन से चोट लगने की वजह से, पर अभी वो बेहोश हैं। उसके बाद उनके सर के स्कैन्स किए गए और इसमें पता चला कि उनके स्कल के अंदर एक बहुत मेजर फ्रैक्चर हो गया और इसकी वजह से उनका बचना मुश्किल है। और कुछ समय के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस मोगल को शहीद घोषित कर दिया गया। इनको लगभग सुबह के 9 बजे यहाँ से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया था और उसके तुरंत बाद इनकी सबमरीन वापस मुंबई की तरफ लौट पड़ी थी। और शाम के 7 बजे जब ये लोग मुंबई में पहुंचे, तब इनको बताया गया कि इनके एक्सो अब शहीद हो चुके हैं। इस पूरी घटना के बारे में इस सबमरीन के सीईओ ने कहा था कि एक्सो को पानी में कूदने की जरूरत नहीं थी, पर यह उनका प्यार था एज एन एक्सो अपने क्रू के लिए कि वो 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए वो तुरंत खुद पानी में कूदे इन 3 लोगों को बचाने के लिए। जब ये घटना हुई थी तो लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस की वाइफ मुंबई में ही थी। इस घटना के लगभग 6 महीने के बाद यानी जनवरी 2011 को इनकी वाइफ को दिल्ली बुलाया गया क्योंकि लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस मोगल को शौर्य चक्र मिला था। उनके शौर्य चक्र के साइटेशन पे ये लिखा है, लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस दरब शाह मोगल डिस्प्लेड एक्सेप्शनल करेज, अनमैच्ड शो ऑफ fearless valor in the face of death and made the supreme sacrifice in saving the lives of 6 men. लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस मोगल को जानने वाले लोग आज भी ये कहते हैं कि अगर उनको ये बताया जाता कि अगर तुम पानी में कूदोगे तो तुम्हारी जान जरूर चली जाएगी, फिर भी वो पानी में कूदते क्योंकि उनको अपने क्रू से बहुत प्यार था। वो अक्सर ये कहते थे कि उनके क्रू ही उनकी जिंदगी है और अपने क्रू को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। और इस तरह से लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस मोगल अपनी जान गंवा के भी भारतीय नौसेना के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए।